दोस्तों एथेंस के आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक प्लेन लगातार चक्कर लगा रहा था। ये फ्लाइट पिछले 2 घंटे से किसी के भी संपर्क में नहीं था। 19 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अब हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे थे। अब शक होने लगा कि कहीं फ्लाइट को हाईजैक तो नहीं कर लिया गया। बिना समय गवाए ग्रीस की वायुसेना ने 2 F-60 फाइटर जेट को हवा में भेजा ताकि वो फ्लाइट की स्थिति का जायजा ले सके। जब फाइटर जेट ने उस फ्लाइट के पास पहुंचकर खिड़की से अंदर झांका तो जो नजारा सामने था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कॉकपिट में कप्तान की सीट खाली थी और गो पायलट अपनी सीट पर झुके हुए थे, पूरी तरीके से बेहोश। फ्लाइट के भीतर बाकी यात्री भी या तो बेहोश थे या वो शायद मर चुके थे। अब सवाल उठता है कि एक सामान्य सी उड़ान अचानक इस भयानक स्थिति तक कैसे पहुंच गई। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों हेलियोस फ्लाइट 522 13 अगस्त 2005 की रात लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से एक बोइंग 737 फ्लाइट ने उड़ान भरी। यह फ्लाइट ओलोपिया नाम की थी और साइप्रस के लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। यह एक कम कीमत वाली साइप्रस की एयरलाइन थी और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में यात्राएं करवाती थी। उड़ान की शुरुआत एकदम नॉर्मल थी, लेकिन कुछ देर बाद फ्लाइट क्रू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो दरवाजे के पास से आ रही थी। जब जाँच की गई तो देखा गया कि दरवाजे के चारों ओर बर्फ जैसी परत बन गई थी। इस बात को तकनीकी लॉग बुक में दर्ज किया गया ताकि लैंडिंग के बाद इंजीनियर इस समस्या की जांच कर सके। रात 1:25 पर फ्लाइट लार्नाका एयरपोर्ट पर उतरा। पायलट ने ग्राउंड इंजीनियर एलन एयरवेन से कहा कि केबिन के प्रेशर सिस्टम को चेक करो। यह सिस्टम ऊंचाई पर यात्रियों को ऑक्सीजन देने के लिए जरूरी होता है। एलन ने जाँच के लिए कंट्रोल को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया, जैसे हमेशा किया जाता है। जाँच के दौरान कोई दिक्कत नहीं मिली, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जांच के बाद कंट्रोल को दोबारा ऑटो पर नहीं रखा गया और कुछ ही घंटे के बाद वही फ्लाइट दोबारा उड़ान भरने जा रही थी। बात करते हैं उस दिन की जब सब कुछ बदलने वाला था, यानी 14 अगस्त 2005 की। हर किसी के लिए एक आम दिन था। 3:15 पर फ्लाइट 522 को उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई। यह फ्लाइट साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट से एथेन होते हुए पराग जा रही थी। आज कॉकपिट में मौजूद थे 2 अनुभवी पायलट, 59 साल के कप्तान हंस जॉर्गन मार्टन और 51 साल के फर्स्ट ऑफिसर पॉम्पोस हिरोलम्बोस। दोनों के पास कुल मिलाकर 23,000 घंटे से भी ज्यादा का उड़ान अनुभव था। फ्लाइट में कुल 115 यात्री थे, जिसमें से कई छोटे बच्चे और परिवार शामिल थे। 4 केबिन क्रू और 2 पायलट की टीम इस छोटी सी सुबह की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक राज किसी को पता नहीं था। दरअसल इन दोनों पायलट्स का बैकग्राउंड कुछ खास भरोसेमंद नहीं था। कप्तान हंस जॉर्गन मार्टन को पहले ब्रिटिश एयरलाइंस Jet2.com से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो बार बार सेफ्टी रूल तोड़ते थे। इसके बावजूद हेलियस एयरवेज ने उन्हें बिना किसी गहरी जाँच के दोबारा कॉकपिट में बैठा दिया और फर्स्ट ऑफिसर पॉम्पोस भी ज्यादा जिम्मेदारी निभाने वाले में से नहीं थे। उन्हें काम जल्दी निपटाने की आदत थी और वो खुद कई बार कप्तान हंस जॉर्गन मार्टन की लापरवाही की शिकायत कर चुके थे। सुबह 5 बजे तक ये दोनों कप्तान और बाकी क्रू मेंबर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। जैसे जैसे यात्री फ्लाइट में चढ़ने लगे, कॉकपिट में 2 पायलट्स नियमित प्री फ्लाइट चेक लिस्ट पर काम करने लगे। हर फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले ये चेक लिस्ट एक जरूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें हर बटन, हर स्विच और सिस्टम को ध्यान से चेक किया जाता है ताकि उड़ान पूरी तरह सुरक्षित रहे। लेकिन उस सुबह फ्लाइट थोड़ी देर से चल रही थी और इसी जल्दबाजी में इन दोनों कप्तान ने चेक लिस्ट को तेजी से पूरा करना शुरू कर दिया। इसी हड़बड़ी में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि केबिन प्रेशराइजेशन मोड सिलेक्टर अभी भी मैनुअल पर था, जबकि उसे ऑटो पर सेट किया जाना चाहिए था। उड़ान भरने से पहले सुबह 6:07 पर, यानी तय समय से 10 मिनट की देरी से फ्लाइट 522 ने लार्नाका एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया। शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। उड़ान के 4 मिनट बाद ग्राउंड कंट्रोल ने फ्लाइट को 34,000 फीट की क्रूजिंग अल्टीट्यूड तक बढ़ाने की अनुमति दे दी। लेकिन अब असली मुसीबत शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी मुसीबत जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे फ्लाइट ऊपर उठता गया, केबिन में हवा प्रेशराइज नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये था कि अंदर की हवा पतली होती जा रही थी और ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घटती जा रही थी। उड़ान भरने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कॉकपिट में एक अजीब सा अलार्म बजने लगा। ये केबिन अल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म था और ये तभी बजता है जब केबिन में ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाए कि तुरंत मास्क पहनना जरूरी हो जाए। लेकिन बात हैरानी की थी, क्योंकि ये अलार्म उस समय बजा जब फ्लाइट क्रूजिंग अल्टीट्यूड पर थी। इतनी ऊंचाई पर इस अलार्म
का बजना दोनों पायलट को चौंका दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर क्या गड़बड़ी हो रहा है। अब सब कुछ तेजी से बिगड़ने लगा था और वक्त बहुत कम बचा था। कॉकपिट में अफड़ा तफड़ी मची हुई थी और प्लेन के अंदर यात्री भी घबराए हुए थे। कॉकपिट में पायलट बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंद मिनटों के बाद प्लेन का ATC से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया और ये सबसे खतरनाक था। अब ग्राउंड कंट्रोल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, रेडियो कॉल्स, और इसीलिए कंट्रोल रूम लगातार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जवाब में बस सन्नाटा ही मिला। अब ये फ्लाइट एक आम उड़ान नहीं थी, ये बन चुकी थी एक रहस्यमयी उड़ान जिसकी मंजिल अब तक किसी को पता नहीं था। फ्लाइट को सुबह 10:45 पर एथेंस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना था, लेकिन 9:23 तक ये 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। 9:37 पर यह फ्लाइट एथेंस के एयर स्पेस में दाखिल हो गया, लेकिन किसी भी पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 10:12 से 10:50 के बीच लगातार रेडियो कॉल से किए गए, लेकिन कॉकपिट में पूरी तरह खामोशी था। असल में दोनों पायलट्स हाइपोक्सिया का शिकार हो चुके थे। यह एक खतरनाक मेडिकल स्थिति होती है जिसमें शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके असर से सबसे पहले नजर कमजोर होती है, फिर दिमाग सुस्त और भ्रमित हो जाता है, शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है और व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि ये दोनों कप्तान 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना था, इसीलिए ऑक्सीजन की कमी का असर उन दोनों पर बहुत तेजी से हुआ। अब घड़ी में 10:45 हो चुके थे और ये वही वक्त था जब फ्लाइट को जमीन पर उतरना था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि फ्लाइट गायब कहाँ है, और उससे भी ज्यादा डरावना सवाल, जो लोग फ्लाइट में थे क्या वो अभी भी जिंदा थे। जब फ्लाइट 522 से आखिरी बार संपर्क हुए 16 मिनट बीत चुके थे। इसके बाद करीब 40 मिनट तक न सिर्फ ATC बल्कि आसपास उड़ रहे कई और फ्लाइट ने भी बार बार फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में कुछ नहीं मिला। 30 से ज्यादा रेडियो कॉल्स की गई, लेकिन सब बेकार रही, क्योंकि बाहर से फ्लाइट एकदम नॉर्मल उड़ान में दिख रहा था। इसलिए ग्राउंड कंट्रोल को यही लग रहा था कि शायद फ्लाइट के रेडियो सिस्टम में कोई तकनीकी दिक्कत आ गई हो, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे शक और गहरा हो गया। फ्लाइट पहले तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में लैंडिंग की तैयारी शुरू की, लेकिन तभी अचानक वह मुड़ा और उसी रास्ते पे लौटने लगा जहां से वो आया था। इसका मतलब था कि अब फ्लाइट एक ऑटोमेटिक होल्डिंग पैटर्न में घूम रहा था, यानी कि ऐसा रास्ता जिससे सिस्टम तब खुद चुनता है जब कोई लैंडिंग मिस हो जाती है। ऐसा होता देख जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को अब ये साफ हो गया था कि इस फ्लाइट के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और ठीक इसी बीच हजारों फीट ऊपर उस प्लेन के अंदर जो भी कुछ हो रहा था उनका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता था। लेकिन एक बात तो तय है कि वहाँ डर, घबराहट और बेबसी का माहौल रहा होगा। क्रू को अच्छे से पता था कि ऑक्सीजन मास्क में बस कुछ ही मिनटों की ऑक्सीजन होती है। जमीन पर बैठे अफसर अब समझ चुके थे कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उन्होंने तुरंत 2 तेज और ताकतवर F-60 फाइटर जेट को फ्लाइट 22 की तलाश में भेजा और कुछ ही मिनटों में ये फाइटर जेट उस प्लेन के पास पहुंच गया। उनमें से एक जेट बेहद पास जाकर उड़ने लगा ताकि देखा जा सके कि अंदर क्या सब चल रहा है। जब फाइटर जेट के पायलट ने ध्यान से देखा तो को पायलट की सीट पर बैठा कोई जरूर था, लेकिन उसका सीट झुका हुआ था जैसे वह बेहोश हो। कप्तान अपनी सीट पर लुढ़के हुए थे, शायद वह होश में नहीं थे या फिर उससे भी बुरा। फाइटर जेट फिर थोड़ा पीछे हटा और फ्लाइट की पिछली खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जो नजारा दिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरी फ्लाइट में कोई भी हिला तक नहीं, न किसी ने खिड़की से देखा, न किसी ने हाथ हिलाया, जैसे फ्लाइट में सब कुछ बिल्कुल शांत और थमा हुआ हो। फिर करीब 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे केबिन से कॉकपिट की ओर बढ़ रहा था। अगले ही पल वो आदमी पायलट की सीट पर बैठा नजर आया। फाइटर जेट का पायलट उसे इशारों से उसकी हाल पूछने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन शायद ऑक्सीजन की कमी या थकावट के कारण वो कुछ भी बोल नहीं पाया। बस 1 मिनट के बाद यानी कि 11:50 पर लेफ्ट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और फ्लाइट बाईं ओर झुककर तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट की सीट पर बैठा हुआ आदमी फ्लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
अब फ्लाइट 522 मौत के बेहद करीब था। इसी दौरान कॉकपीट के रेडियो पर बहुत धीमी और टूटी फूटी आवाज में एक पुकार सुनाई दी, लेकिन अफसोस रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर था। उस इंसान की आखिरी कोशिश भी किसी काम नहीं आई। थोड़ी देर बाद उसका दूसरा इंजन भी बंद हो गया। उस इंसान ने एक आखिरी बार F-16 फाइटर जेट की पायलट की तरफ देखा, धीरे से हाथ उठाया और नीचे की ओर इशारा किया, जैसे वो कहना चाहता हो कि अब कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद ये फ्लाइट एथेंस के करीब 40 किलोमीटर दूर ग्राम में टेको की पहाड़ियों से टकराया। जरा सोचो उस दर्दनाक पल को जब फ्लाइट पहाड़ से टकराया होगा। वह 121 मासूम लोग जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और डेड बॉडी को एक एक करके बाहर निकाला गया। लेकिन जब डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ज्यादातर यात्रियों और पायलट्स की मौत प्लेन क्रैश से पहले ही हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि फ्लाइट बिना किसी सैकड़िया पायलट के लगभग 2 घंटे तक हवा में उड़ता रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब असली पायलट मर चुके थे तो फिर इतने समय तक फ्लाइट को कौन संभाल रहा था। इसका जवाब मिलता है ये वही आदमी था जो F-16 फाइटर जेट के कप्तान को आखिरी बार देखा था। उन्हीं की टूटी फूटी आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंची थी। 15 महीनों के बाद अंग्रेज सरकार ने इस हादसे की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि इस भयानक दुर्घटना की सबसे बड़ी और असली वजह सिर्फ एक बटन था, और वो था प्रेशराइजेशन बटन, जिससे ऑटो मोड पर होना चाहिए था, लेकिन गलती से मैनुअल मोड पर छोड़ दिया गया। और जैसे जैसे फ्लाइट आसमान के ऊपर उड़ता गया वैसे वैसे केबिन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी, जिससे यात्रियों को चक्कर आने लगा, सिर भारी होने लगा और सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। उसी दौरान कॉकपीट में एक अलार्म बजा, लेकिन पायलट ने उसे एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी समझा। लेकिन असल में वो अलार्म इसी बात की चेतावनी दे रहा था कि फ्लाइट में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लेकिन इस बात को समझने में देर हो गई। सरकार ने इसे इंसानी गलती माना। असल में जिम्मेदारी उन इंजीनियर की थी जिन्होंने फ्लाइट की सर्विसिंग के बाद इस बटन को ऑटो मोड में नहीं किया और न ही पायलट को इसकी जानकारी दी। सिर्फ एक बटन की वजह से 121 मासूम लोगों की जान चली गई। एयरवेज ने इस हादसे के बाद भी कुछ समय तक उड़ान जारी रखी, लेकिन नवंबर 2006 में भारी नुकसान के चलते कंपनी को बंद करना पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो आपके लिए फ्री है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।